नमस्कार। अपडेट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं और सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो संदेश जारी कर विवेकानंद को किया याद, युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का करेंगे उद्घाटन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भी पंचवटी से करेंगे शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में करेंगे भारत के सबसे लंबे पुल का शुभारंभ। महाराष्ट्र को देंगे 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिला अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने उपराष्ट्रपति को दिया निमंत्रण। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान। उत्तर प्रदेश में जल्द ही होंगे 5 और हवाई अड्डे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी 2024 के अंत तक होगा पूरा। पर्यटन, व्यापार और निवेश के खुलेंगे नए रास्ते। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कार्य पर जताया संतोष। अपडेट किया साझा, कहा 272 किलोमीटर का वायडक्ट बनकर तैयार। हर महीने 12 से 14 किलोमीटर ट्रैक का किया जा रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नासिक, महाराष्ट्र के पंचवटी से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री ने एक्स पर जारी किए गए अपने ऑडियो संदेश के माध्यम से दी। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विशिष्ट लोगों को आमंत्रित करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आमंत्रित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष त्रिपेंद्र मिश्रा ने उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उपराष्ट्रपति ने निमंत्रण मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो निमंत्रण पाकर अभिभूत हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे युग में हैं जहां सदियों के बाद ये काम पूरा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि वो निश्चित रूप से अपनी 3 पीढ़ियों के साथ अयोध्या धाम जाएंगे, परंतु वो समय क्या होगा उसके बारे में सही समय पर स्थिति से अवगत करवाएंगे। दूसरी ओर अयोध्या के नवनिर्मित एयरपोर्ट के लिए अलग अलग शहरों से सीधी उड़ानें शुरू करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान भी शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अयोध्या से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखा दी है। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम, और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है, जिस दिन वाइब्रेंट गुजरात का समिट भी चल रहा है। और गुजरात की वाइब्रेंसी और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी का ये संगम इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अगले 1 महीने में 5 केंद्रीय मंत्री की बात करें तो उन्होंने 1 महीने में 5 और हवाई अड्डे शुरू करने की घोषणा की है, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार 1 महीने में उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। ये हवाई अड्डे आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में होंगे, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ
हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एक महान आध्यात्मिक नेता और सुधारक स्वामी जी ने भारतीयों को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने के लिए देश भर में यात्रा की। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महान भारतीय आध्यात्मिक संदेश को पश्चिम तक फैलाया। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी शिक्षाएं और विचार भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद का एक विचार साझा करते हुए कहा है कि हमेशा राष्ट्र को पहले रखने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो, यही सफलता का रास्ता है। निर्भयता, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा पर स्वामी जी की शाश्वत शिक्षाएं हमारे युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। आइए हम अपने युवा मन, भारत के भविष्य के निर्माता को सशक्त बनाने, करुणा और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने और हमेशा राष्ट्र को पहले रखने का संकल्प लें। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं का आह्वान किया है और कहा है कि वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त कर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए स्वयं को समर्पित करें। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए उन्हें याद किया है और देश के युवाओं से उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शत-शत नमन। ऊर्जा और स्फूर्ति से परिपूर्ण उनके विचार और संदेश युग युगांतर तक युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री आज तकरीबन 12:15 पर महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। पूरे देश में लगभग 7,500 युवा प्रतिनिधि नासिक में आयोजित इस महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे।
स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां देश भर में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, सेवा देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत एट 2047। युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए इस दौरान विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत की विविधता को कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वो महाराष्ट्र को 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। जी हां, हम आपको बताते हैं कि ईज ऑफ मोबिलिटी बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नाहवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। 6 लेन वाला यह पुल लगभग 21 किलोमीटर लंबा है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक तीव्र संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। समुद्र में बना यह भारत का सबसे लंबा पुल है। जी हां, लगभग 4:15 बजे प्रधानमंत्री नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही इसका शिलान्यास भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। इससे ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी। प्रधानमंत्री SEZ पर न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर यानी NEST-01 का भी उद्घाटन करेंगे। NEST-01 मुख्य रूप से रत्न और आभूषण क्षेत्र की इकाइयों के लिए है, जिन्होंने मौजूदा स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री 1 से यहां स्थानांतरित किया है। रेल और पेयजल से संबंधित कई परियोजनाएं राष्ट्र को भी प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। इनमें सूर्य क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन, ओरण खारकोपर रेलवे लाइन का दूसरा चरण और ठाणे वाशी पनवेल ट्रांस हार्बर लाइन पर एक नया उपनगरीय स्टेशन दीघा गांव शामिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अन्य प्रयास में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में नमो महिला सशक्तिकरण अभियान भी शुरू करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य कौशल विकास, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को अनुभव प्रदान करके सशक्त बनाना है। जी हां, बढ़ते हैं अन्य अपडेट्स की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बुलेट ट्रेन का बड़ा अपडेट साझा किया है। रेल मंत्री ने कहा है कि अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम तेजी से पूरा हो रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 272 किलोमीटर का वायडक्ट बन गया है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका वायडक्ट बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और अच्छी बात यह है कि सबसे जटिल काम को पूरा किया जा चुका है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि हर महीने 12 से 14 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। रेल मंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में लगे बुलेट ट्रेन के स्टॉल का भी दौरा किया और फिर वहां पर बुलेट ट्रेन के सिम्युलेटर में बैठकर बुलेट ट्रेन की ड्राइविंग को महसूस किया। बुलेट ट्रेन के पूरे ट्रैक की कुल लंबाई 508 किलोमीटर की बताई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मुंबई से अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन से जोड़ के एक देश में नई मिसाल कायम करने का, ये आपके सहयोग के कारण ही आज इतना संभव हो पाया है कि 270 किलोमीटर 270 किलोमीटर्स काम प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है और 2026 में
पहली बुलेट सूरत से बिलीमोरा के बीच में चलने की पूरी तैयारी है. I'll also request all the participants to take some time out and visit the stall where at scale bullet train has been installed. Because the bullet train project is going on at a very rapid pace. इंदौर और सूरत को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ नगरों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं उत्तर प्रदेश से वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा नगरों में 2 शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। इंदौर में किया जाता है 6 बिन से डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन, जिसके चलते इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। और बायो सीएनजी प्लांट में कचरे को बायो सीएनजी में बदला जा रहा है। इंदौर की स्वच्छता में है दम, इसलिए इस वर्ष भी वो है नंबर 1। वाराणसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। वाराणसी में हर रोज सुबह शहर के स्वच्छता कर्मी मैनुअल क्लीनिंग से करते हैं गंगा के घाटों की सफाई। साथ ही ऑटोमेटेड क्लीनिंग मशीनों के द्वारा गंगा नदी को किया जाता है स्वच्छ। सड़कों पर की जाने वाली मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की मदद से वाराणसी को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। वाराणसी ने स्वच्छता के प्रति प्रण से जीत लिया है पूरे देश का मन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फ़ोन पर बात की और लाल सागर में चुनौतीपूर्ण सुरक्षा हालात पर चर्चा की। एस जयशंकर और ब्लिंकन के बीच हुई इस बातचीत में इजराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन के हालात पर भी विचार साझा किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मेरे मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से अच्छी बातचीत हुई। हमारी बातचीत में विशेष रूप से लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। गाजा समेत पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात पर उनके दृष्टिकोण को सराहा। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से भी फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने दुनिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया और क्वाड सहित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी उर्स के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजी है। एक मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर पीएम ने ये चादर भेंट की। चादर 13 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली हज कमेटी की प्रमुख कौसर जहां समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शीतलहर ने उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। राजस्थान से लेकर बंगाल तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अभी कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप आने वाले 5 दिनों तक बरकरार रहने की संभावना व्यक्त की है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में आज और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी हिस्सों में 15 जनवरी तक पूर्वोत्तर मानसून समाप्त होने की संभावना है। वहीं कश्मीर में भीषण शीतलहर से कोई राहत नहीं मिल रही है और घाटी में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा।
भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज गुरुवार को मोहाली में हुआ। भारत ने 6 विकेट से अफगानिस्तान को हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। अफगानिस्तान के 159 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 4 विकेट गंवाकर 17.3 ओवर में जीत हासिल की। शिवम दुबे ने नाबाद 60 रन बनाए, रिंकू सिंह ने नाबाद 19 रन बनाए, जितेश शर्मा ने 31 रन की शानदार पारी खेली। बता दें कि नए साल में भारत और अफगानिस्तान की ये पहली T20 सीरीज है और T20 विश्व कप 2024 से पहले ये भारत की आखिरी सीरीज है। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में क्यों है खास आज का दिन, आइए जानते हैं। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। ये पंक्तियां सटीक वर्णन करती हैं स्वामी विवेकानंद के चरित्र की। 12 जनवरी साल 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। विवेकानंद 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर भारत लौटे। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया था। भगिनी निवेदिता उनमें से ही एक नाम है, जिन्होंने आजीवन विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार बस कुछ ही दिनों का बचा है। रामलला की भक्ति में डूबे भक्तजन इस शुभ दिन के लिए तरह तरह से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। इस दौरान रामलला विराजमान को 56 भोग अर्पित किए गए। आपको छोड़े जाते हैं 56 भोग से जुड़ी खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।